हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है केमिकल टर्म्स स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट एफ़। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल टर्म्स जो अल्फ़ाबेट एफ़ से स्टार्ट होते हैं, जो कि क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स, साथ ही साथ में नीट एस्पिरेंट्स और अदर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा हर टर्म का सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको केमिस्ट्री को समझना और रिवाइज करना और भी इजी हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ फ़ारेनहाइट। इट इज़ अ टेम्परेचर स्केल। ये एक टेम्परेचर स्केल है, जैसे कि सेल्सियस या केल्विन होता है। सो इट इज़ अ टेम्परेचर स्केल इन विच वाटर फ्रीजेज एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। जैसे कि सेल्सियस स्केल में बात करें तो उसमें वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। वैसे ही फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर जो फ्रीज होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और बॉयल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कन्वर्जन फार्मूला की बात करें तो डिग्री सेल्सियस से अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, तो उसका फार्मूला ये रहा। डिग्री सेल्सियस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 5/9 अंडर ब्रैकेट डिग्री सेल्सियस माइनस 32 करना पड़ेगा। सो फ़ारेनहाइट स्केल एक टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम है जिसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर टोटल इंटरवल की बात करें तो टोटल 180 डिविजन्स इसमें होते हैं। अगर आप डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो उसमें वाटर का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में जो टोटल डिवीजन है वो आपके कितने होते हैं 100। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। डिग्री सेल्सियस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 5/9 अंडर ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज। और अगर फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 9/5 अंडर ब्रैकेट डिग्री सेल्सियस प्लस 32 हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट टर्म इज फजान्स रूल्स। रूल्स यूज टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड will be covalent और ionic based on the charge and size of the ions। वो रूल जो ये प्रिडिक्ट करता है कि जो केमिकल बॉन्ड है वो कैसा होगा, कोवलेंट होगा या आयनिक होगा बेस्ड ऑन द चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस। एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे AlCl3 शोज मोर कोवलेंट कैरेक्टर देन NaCl। तो फजान्स रूल जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा, यानी कि कंपाउंड कितना आयनिक या फिर कोवलेंट नेचर शो करेगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कैटायन एनायन को पोलराइज करता है और ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। अगर कम पोलराइजेशन होगा तो मोर आयनिक नेचर हमें देखने को मिलेगा। तो इसके जो मेन रूल्स हैं, फजान के जो मेन रूल्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहला रूल है कि अगर स्मॉल कैटायन है तो हाई पोलराइजेशन पावर होगा, मतलब साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। सेकेंड रूल है कि लार्ज एनायन होगा तो ईजिली पोलराइजेबल होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा तो ईजिली डिस्टॉर्ट होगा। थर्ड रूल है कि हाई चार्ज ऑन आयंस, यानी कि चार्ज ज़्यादा तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा। एंड चौथा है आपका कैटायन विद सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपका अगर D कॉन्फ़िगरेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो मोर कोवलेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हमने देखा ही AlCl3 ज़्यादा कोवलेंट है, मोर कोवलेंट है, और NaCl आपका मोर आयनिक है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा फजान्स रूल में कि पोलराइजेशन से बॉन्ड नेचर चेंज होता है एंड इट एक्सप्लेन्स डेविएशन फ्रॉम प्योर आयनिक बिहेवियर। तो फजान रूल्स जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कोवलेंट कैरेक्टर को, डिपेंड करते हैं साइज और चार्ज पे। स्मॉल कैटायन प्लस लार्ज एनायन तो मोर कोवलेंट कैरेक्टर शो होगा एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो आप लोग याद रखिएगा स्मॉल प्लस हाईली चार्ज कैटायन तो क्या शो करेगा, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। सो फजान रूल्स जो हैं बच्चों, दे आर यूज टू प्रिडिक्ट द कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन पोलराइजेशन ऑफ आयंस।
Next term is first law of thermodynamics. It states that energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा यू यहाँ पे क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है, हीट एडेड टू द सिस्टम, एंड डब्ल्यू इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बच्चों, ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है जो कहता है कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो इसमें आप लोग याद रखिए कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, हीट और वर्क एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स की टोटल एनर्जी क्या होती है, इसमें कंजर्व्ड होती है. मैथमेटिकल हमने फॉर्म देख ही लिया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि हीट सप्लाई मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा, और इसमें साइन कन्वेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो गैस को हीट देने पर क्या होता है बच्चों, कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है तो कुछ एनर्जी आपकी क्या करती है, वर्क में यूज़ होती है. जैसे कि इंजन जो है वो हीट एनर्जी इंक्रीज़ करेगा, हीट एनर्जी बढ़ाएगा और इससे क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा. तो ये आपका एक एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है. इसमें हीट और वर्क के बीच में हम रिलेशन देखते हैं और ये आपके अप्लाई होता है टू ऑल द थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स. तो इसमें आप लोग ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप. It is a specific atom or group of atoms in an organic molecule that determines its characteristic chemical properties and reactions. जैसे कि फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका एल्कोहल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और अमाइन NH2. तो फंक्शनल ग्रुप जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो स्पेसिफिक एटम्स या एटम्स का ग्रुप होता है जो किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस को डिसाइड करता है. सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो सिमिलर केमिकल बिहेवियर होगा. मॉलिक्यूल का रिएक्टिव पार्ट होता है आपका ये फंक्शनल ग्रुप, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने में भी ये हमें हेल्प करता है. तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स तो देखे ही जो हमारे कॉमन फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि OH एल्कोहल हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, NH2 अमाइन. तो यहाँ जैसे कि एथेनॉल का एग्जांपल ले लें हम, C2H5OH, तो यहाँ पे OH ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है. दूसरा एग्जांपल लिया हमने एसिटिक एसिड का, CH3COOH, तो यहाँ पे COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसमें. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है फंक्शनल ग्रुप का, तो केमिकल रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में ये आपका यूज़फुल होता है. सो फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज़. It is the reactive part of the molecule. It is used for classification. Same group है तो similar reactions ही आपके compounds show करेंगे. So functional group is a specific group of atoms in an organic molecule that determines its characteristic chemical reactions. हमारा next term है Friedel-Crafts alkylation. It is an electrophilic aromatic substitution reaction in which an alkyl group is introduced into an aromatic ring using an alkyl halide in the presence of a Lewis acid catalyst, and that is AlCl3. जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन. तो फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें कि बेंजीन या एरोमेटिक रिंग पर एल्काइल ग्रुप को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि एरोमेटिक रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्काइल ग्रुप ऐड होता है और इसमें जो कैटलिस्ट यूज्ड होता है दैट इज़ लीविस एसिड. तो अगर जनरल रिएक्शन की बात करें तो जैसे कि हम लेते हैं C6H6 दैट इज़ बेंजीन प्लस RCl. R यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच इज़ अ लीविस एसिड. तो ये प्रोडक्ट्स क्या देगा, C6H5R प्लस HCl. तो यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट बच्चों यूज़ करते हैं AlCl3, याद रखिएगा, या फिर FeCl3 भी हम लोग यूज़ करते हैं.
तो मैकेनिज्म इसमें क्या लगा, मैकेनिज्म है कि एल्काइल हैलाइड प्लस लीविस एसिड क्या करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और प्रोटॉन लॉस होगा और हमारा क्या बनेगा, सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो बेंजीन प्लस CH3Cl, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेंजीन प्लस CH3Cl विल फॉर्म टोलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इसमें आप लोग फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो है आपका इसमें अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। इट यूजेस लीविस एसिड कैटलिस्ट वेदर इट इज़ AlCl3 और FeCl3। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। So Friedel-Crafts alkylation is a reaction in which an alkyl group is introduced into an aromatic ring using an alkyl halide in the presence of a Lewis acid catalyst. Next हम आता है हमारा Friedel-Crafts acylation। वहाँ पे alkylation था, अब आया acylation. So it is an electrophilic aromatic substitution reaction in which an acyl group, that is COR, is introduced into an aromatic ring using an acyl chloride, that is RCOCl, or acid anhydride in the presence of a Lewis acid as a catalyst। वो हमारा क्या होगा, AlCl3। तो यहाँ पे होगा क्या, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। वहाँ पे एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन हुआ, यहाँ पे होगा एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। सो फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें कि एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन पर एसाइल ग्रुप यानी कि COR इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एरोमेटिक रिंग पर इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। इस रिएक्शन में एसाइल ग्रुप यानी कि COR ऐड होता है और कैटलिस्ट जो कि स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड होगा हमारा AlCl3 वो यूज़ होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जनरल रिएक्शन अगर हम बात करें सिमिलर प्रीवियस रिएक्शन की तरह, C6H6 प्लस RCOCl इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विल फॉर्म C6H5COR प्लस HCl। यहाँ पे कॉमन कैटलिस्ट जो यूज़ हुआ, मोस्ट कॉमनली यूज कैटलिस्ट, दैट इज AlCl3। अब इसका मैकेनिज्म की बात करें तो जो एसाइल क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या बनाएगा, एसाइलम आयन यानी कि RCO पॉजिटिव। अब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है और प्रोटॉन लॉस होगा और बनेगा हमारा एसाइलेटेड प्रोडक्ट। तो जैसे कि बेंजीन प्लस CH3COCl क्या बनाएगा, एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सो एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है इस रिएक्शन में। इट यूजेस एसाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड, कैटलिस्ट जो यूज हुआ दैट इज AlCl3 एंड इट इज मोर कंट्रोल्ड देन एल्काइलेशन। So Friedel-Crafts acylation is a reaction in which an acyl group is introduced into an aromatic ring using an acyl chloride or acid anhydride in the presence of a Lewis acid catalyst. Next is Fischer projection. It is a two-dimensional representation of a three-dimensional organic molecule, specially used to show the stereochemistry of chiral compounds, जैसे कि हमें देखने को मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज में। तो फिशर प्रोजेक्शन बच्चों एक 2D यानी कि टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मेथड है जिसमें कि 3D कायरल मॉलिक्यूल स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स को प्लेन पर इजीली दिखाया जाता है। तो इसमें 3D स्ट्रक्चर को 2D में शो किया जाता है। ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और कायरल कार्बन सेंटर को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। रूल्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो बॉन्ड्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन को शो करती हैं यानी कि टुवर्ड्स द व्यूअर। जो वर्टिकल लाइंस हैं वो बॉन्ड्स को शो करती हैं कि बॉन्ड्स आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन यानी कि अवे फ्रॉम द व्यूअर। और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पर होता है, इसमें यूजली जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है वो टॉप पर आपका प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल हमने देख ही लिया ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन। अमीनो एसिड्स का भी होता है जो कि L और D फॉर्म में होता है। तो इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा कि रोटेशन होता है बाय 180 डिग्री अलाउड सेम मॉलिक्यूल जो है वो 180 डिग्री का रोटेशन अलाउ करता है। 90 डिग्री का रोटेशन होगा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए और इनेंशियोमर्स जो है वो इजीली कंपेयर किए जा सकते हैं आपके फिशर प्रोजेक्शन की मदद से। तो फिशर प्रोजेक्शन में 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स होता है। इसमें आपके कायरल कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो व्यूअर की तरफ आती है
यानी कि जो बॉन्ड्स हैं वो व्यूवर की तरफ निकलते हुए हमें ऐसे लगेगा, और जो वर्टिकल लाइंस है वो आपके बिहाइंड द यानी कि अवे फ्रॉम द व्यूवर जाता हुआ लगता है। तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इट इज़ अ two-dimensional representation of a three-dimensional molecule which is used to depict stereochemistry, especially for chiral compounds. Next term is Fittig reaction. It is a chemical reaction in which two aryl halides combine in the presence of a sodium metal in dry ether to form a bi-aryl compounds. जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन भी है, जनरल रिएक्शन। ये आपका 2ArX यानी कि aryl halide प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल विल फॉर्म बाई एराइल कंपाउंड्स, और बनेगा आपका क्या, सोडियम हेलाइड। तो फिटिग रिएक्शन जो है बच्चों, ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जिसमें कि एराइल हेलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके बाई एराइल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो ये आपका कपलिंग रिएक्शन है, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होते हैं, जो एराइल हेलाइड है उसका यूज़ होता है और सोडियम मेटल इसमें आपके रिक्वायर्ड होता है। तो इसका आप रिएक्शन याद रखिएगा कि जो हमने जनरल रिएक्शन यहाँ पे देखा कि जो एराइल हेलाइड है इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, बाई एराइल कंपाउंड प्लस NaX, यानी कि सोडियम जो भी होगा आपका सोडियम हेलाइड। एग्जाम्पल देख लें अगर हम, तो क्लोरोबेंजीन प्लस Na विल फॉर्म बाईफिनाइल। तो जो फिटिग रिएक्शन है इसमें ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है एंड इट इज़ सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन बट एराइल हेलाइड्स के साथ, और ये आपके इसमें बनते क्या हैं, सिमेट्रिकल बाई एराइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका फिटिग रिएक्शन जो है वो एराइल हेलाइड कपलिंग रिएक्शन है। इसमें सोडियम मेटल यूज होता है, बाई एराइल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है और ड्राई ईथर इसमें कंडीशन आपकी मैंडेटरी होती है। So Fittig reaction is the coupling reaction of aryl halides in the presence of sodium metal in dry ether to form bi-aryl compounds. Next term is Franklin reagent. अभी Franklin reagents क्या है बच्चों? तो it is an organo-zinc compound of the type R2Zn, that is dialkyl zinc, which is used in organic synthesis. जैसे कि जनरल फॉर्मूला का क्या हुआ, R2Zn, जैसे एग्जाम्पल ZnCH3 होल ट्वाइस। तो फ्रैंकलिन रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं जो कि एल्काइल ग्रुप यानी कि R को दूसरे कंपाउंड्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपके ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, जैसे कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हमें इसमें देखने को मिलेगा। फॉर्मूला हमने देख ही लिया, डाई एल्काइल जिंक हो गया इसमें, और जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी हमने देखा डाई मिथाइल जिंक। तो ये आपके इसमें एल्काइल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। प्रिपरेशन की बात करें अगर हम इसकी, तो एल्काइल हेलाइड प्लस जिंक मिलके क्या बनाते हैं, डाई एल्काइल जिंक। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, डाई मिथाइल जिंक या फिर डाई इथाइल जिंक भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, C2H5 होल ट्वाइस Zn। अगर हम बात करें फ्रैंकलिन रिएजेंट की प्रॉपर्टीज़ की, तो ये हाईली रिएक्टिव है, मॉइस्चर सेंसिटिव है यानी कि वाटर से रिएक्ट करता है और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़फुल होता है। तो फ्रैंकलिन रिएजेंट जो है वो आपका बच्चों क्या है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या है, R2Zn, और ये आपका एल्काइल ग्रुप के ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट करता है एंड इट इज़ सेंसिटिव एज वेल एज रिएक्टिव। सो फ्रैंकलिन रिएजेंट्स are organozinc compounds used for introducing alkyl groups in organic reactions. Next term है बच्चों furan. It is a heterocyclic organic compound consisting of a 5-membered aromatic ring with 4 carbon atoms and 1 oxygen. फॉर्मूला है C4H4O। तो फ्यूरान एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग होती है और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिए 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें कि 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन होगा। एरोमेटिक नेचर होता है यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं और ये आपका एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मूला हमने देख ही लिया। स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्मूला है इसका C4H4O और ऑक्सीजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है। तो एग्जाम्पल फ्यूरान का, खुद फ्यूरान इटसेल्फ
और फ्यूरान के डेरिवेटिव्स जो कि फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं आपके। प्रॉपर्टीज़ की बात करें फ्यूरान की तो ये हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें देता है और बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये आपका जो फ्यूरान है बच्चों हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। इट कंटेन्स ऑक्सीजन एटम, 5 मेंबर्ड रिंग होता है एंड इट इज़ हाईली रिएक्टिव। तो फ्यूरान क्या है, एक 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है विच कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एटम इन द रिंग। Next is functional isomerism. It is a type of structural isomerism in which compounds have the same molecular formula but different functional groups. जैसे कि C2H6O है तो ये आपका इथेनॉल का भी हो गया और डाईइथाइल ईथर का भी हो गया। बट इसमें इथेनॉल की बात करें तो जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्कोहल, और डाईमिथाइल ईथर की बात करें तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका ईथर। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा जैसे कि इथेनॉल का C2H6O, तो ये इथेनॉल हो गया, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका OH हो गया। या फिर यही फॉर्मूला किसका भी होता है, डाईमिथाइल ईथर का, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा, ईथर। अब एक और अगर हम फॉर्मूला देखें C3H6O, अब ये आपका फॉर्मूला है बच्चों प्रोपेनल का भी और एसीटोन का भी। तो प्रोपेनल में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड CHO, और एसीटोन की बात करें तो इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन दैट इज CO। तो जो आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म है इसमें स्ट्रक्चरल चेंज हमें मिलेगा, तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी, रिएक्शन बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मेन कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब सेम फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और फंक्शनल ग्रुप्स अगर डिफरेंट हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, और ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को याद रखिएगा जो भी हमने आपसे डिस्कस किया, दैट इज C2H6O जो कि आपका इथेनॉल डाईमिथाइल ईथर दोनों का फॉर्मूला है, और C3H6O जो कि आपके प्रोपेनल और एसीटोन का फॉर्मूला है। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिनन इन विच कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट टर्म इज फर्मेंटेशन. It is the process by which microorganisms convert sugars into simpler substances like alcohol, acids और gases in the absence of oxygen. जैसे कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, इथेनॉल प्लस CO2 में। तो फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईस्ट या बैक्टीरिया शुगर्स को ब्रेक डाउन करके अल्कोहल, एसिड्स या गैसेस प्रोडक्ट्स में आपके कन्वर्ट कर देते हैं, यूजली किसकी प्रेजेंस में, यूजली किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो फर्मेंटेशन एक टाइप का एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं और ATP प्रोड्यूस होता है। तो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की बात करें तो दो टाइप्स हैं मेनली, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो उसमें ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ब्रेड मेकिंग में आपका यूज़ होता है फर्मेंटेशन, यानी कि CO2 से जो डो राइज होता है वो उससे ब्रेड बनने में हेल्प मिलती है। कर्ड फॉर्मेशन में यूज़ होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में ये काम करता है। और अल्कोहल प्रोडक्शन जो कि आपके इंडस्ट्रियल उसमें यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट। तो अगर हम इसके केमिकल इक्वेशन की बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की specifically, तो C6H12O6 that is glucose will break down into, in the absence of oxygen will break down into C2H5OH that is ethanol plus carbon dioxide plus energy। तो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक शुगर ब्रेकडाउन प्रोसेस है। इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं, अल्कोहल, एसिड या फिर गैस, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके। ये आपका एक इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी रखता है।
So fermentation is the anaerobic breakdown of sugars by microorganisms to produce alcohol, acids or gases. Next term is flame test. It is a qualitative analytical test used to identify metal ions based on the characteristic color they produce when heated in a flame. यानी कि फ्लेम टेस्ट एक क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक है जिसमें कि मेटल आयंस को फ्लेम में हीट करके उनका कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, हीट देने पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वापस आने पर स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं। तो हर मेटल का अपना यूनिक फ्लेम कलर होता है। जैसे कि बात करें सोडियम की तो ये गोल्डन येलो कलर देगा, पोटेशियम की बात करें तो ये आपका लिलैक यानी कि लाइट वायलेट कलर देगा, कैल्शियम की बात करें तो ब्रिक रेड, कॉपर ब्लू ग्रीन और बेरियम की बात करें तो एप्पल ग्रीन। तो ये आप कुछ कलर्स भी आप लोग याद रखिएगा कुछ मेटल्स के, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर और बेरियम। अब हम बात करें अगर प्रोसीजर की तो क्लीन वायर लूप को सैंपल में डिप करो आप लोग। ये काम बच्चों लेबोरेटरी में ही हो सकता है अंडर द सुपरविजन ऑफ योर प्रोफेसर टीचर। आप अकेले अगर कर रहे हैं तो किसी के सुपरविजन में ही कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, क्लीन वायर को जो क्लीन वायर का लूप है उसको सैंपल में डिप किया जाएगा, फ्लेम में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर हम उसके बाद कलर को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें आपका क्या हुआ, जो मोस्टली एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वही डिटेक्ट होते हैं। सोडियम का कलर स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि सोडियम जो है वो मास्किंग इफेक्ट शो करता है और ये आपका एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव टेस्ट। सो फ्लेम टेस्ट इज़ अ मेटल आयन डिटेक्शन, मेटल आयन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन और ये आपका एक सिंपल क्वालिटेटिव टेस्ट है। सो फ्लेम टेस्ट इज़ अ मेथड which is used to identify metal ions based on the characteristic color they produce when heated in a flame. Next term is fluorescence. It is the emission of light by a substance immediately after it absorbs energy. किसी भी लाइट का एमिशन होना किसी भी सब्सटेंस से जब वो आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, और वो एनर्जी यूजली अल्ट्रा वायलेट लाइट के फॉर्म में होगी। जैसे कि एग्जांपल है आपका क्विनन शोज ब्लू इन फ्लोरेसेंस। तो इन जो आपका फ्लोरेसेंस है बच्चों, ये एक फिनोमिनन है जिसमें कि कोई सब्सटेंस अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी या हायर एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब करके इमीडिएटली लोअर एनर्जी विजिबल लाइट को एमिट करती है। तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, देन इलेक्ट्रॉन क्विकली ग्राउंड स्टेट में आते हैं और इंस्टेंट लाइट एमिशन होता है। तो फ्लोरेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात कर लें तो एमिशन इंस्टेंट होता है, यानी कि अगर आप टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो 10⁻⁸ सेकेंड्स के अराउंड एमिशन होगा, इतना फास्ट होता है। लाइट जो है आपका इसमें बंद करेंगे अगर आप तो ग्लो ख़त्म हो जाता है और यूजुअली यूवी लाइट इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो फ्लोरेसेंट लैंप का एग्जांपल हो गया जो कि फ्लोरेसेंस शो करता है, या फिर हाइलाइटर इंक्स जो है वो भी फ्लोरेसेंस शो करती हैं जो कि यूवी लाइट में ग्लो करती हैं। तो ये आपका जो है बच्चों फ्लोरेसेंस, अगर हम बात करें तो ये फोस्फोरेसेंस भी एक टर्म है, उससे कैसे अलग है। तो फ्लोरेसेंस इमीडिएट एमिशन करता है और फोस्फोरेसेंस डिलेड एमिशन करता है, यानी कि ये आफ्टर ग्लो करता है। इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, फोस्फोरेसेंस को हम आगे अल्फ़ाबेट में पढ़ेंगे, बट दोनों में डिफरेंस याद रखिए कि फ्लोरेसेंस इमीडिएट एमिशन करेगा और फोस्फोरेसेंस डिलेड एमिशन करेगा। सो फ्लोरेसेंस एक इमीडिएट लाइट एमिशन है, इसमें यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके विजिबल एमिशन हमें देखने को मिलेगा। इसमें कोई आफ्टर ग्लो नहीं होगा बल्कि इमीडिएट एमिशन होगा, हमें इमीडिएटली देखने को मिलेगा, एंड इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। तो फ्लोरेसेंस मतलब फास्ट ग्लो। So it is the immediate emission of light by a substance after it absorbs radiation of higher energy. Next term है हमारे सामने फुलरिन। इट इज़ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड है आइसोटोप कार्बन के, वैसे ही फुलरिन भी है। तो इट इज़ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्फेरिकल, एलिप्सॉइडल या ट्यूबुलर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो फुलरिन कार्बन का एक एलोट्रॉप है जिसमें कि कार्बन एटम्स
क्लोज्ड केज या हॉलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो कि फुटबॉल जैसे होते हैं उसमें वो आपका बनाता है। ध्यान रखिएगा जो फुलरिन है वो आपका प्योर कार्बन स्ट्रक्चर होता है, ये केज या स्फेरिकल शेप में होगा और इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो जो इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें जो मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर है दैट इज C60 जिसको हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। शेप की बात करें इसकी तो ये फुटबॉल शेप का होता है और आपका साथ ही साथ में जो है आपका फुटबॉल शेप का ये पेंटागन्स प्लस हेक्सागन्स का कॉम्बिनेशन होता है। अदर एग्जांपल्स भी होते हैं इसके अलावा भी, C70 भी होता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें फुलरिन की तो ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसके कुछ फॉर्म्स, हाई स्टेबिलिटी है इसमें और यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके यूज़ की बात कर लें तो ये आपके नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी या फिर एज अ सुपर कंडक्टर्स भी आपके यूज़ होते हैं। फुलरिन कार्बन का एलोट्रॉप है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। C60 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है और इसमें जो कार्बन होंगे वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो फुलरिन मतलब फुटबॉल कार्बन। Fullerene is an allotrope of carbon in which carbon atoms are arranged in a hollow cage-like structure. Next is free radical. It is a highly reactive atom or group of atoms that contains one or more unpaired electrons. Example हो गया Cl dot. ये डॉट क्या है आपका? ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री रेडिकल वो एटम या मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि एक या ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हाईली अनस्टेबल होता है और रिएक्टिव होता है। साथ ही साथ में जो रिएक्शंस हैं वो क्विकली इनिशिएट करता है। तो अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से आपका फ्री रेडिकल बनता है, यानी कि Cl2 है, UV के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में Cl में आपका ये आपका डिसोशिएट हो जाएगा। तो क्लोरीन रेडिकल हो गया या फिर एग्जांपल की बात करें हम तो मिथाइल रेडिकल हो गया, हाइड्रोक्साइल रेडिकल हो गया। तो इन सभी में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो फ्री रेडिकल्स जो हैं बच्चों ये चेन रिएक्शंस में रोल प्ले करते हैं जिसमें कि इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन ये हमें टर्म्स देखने को मिलते हैं, स्टेप्स देखने को मिलते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है और बायोलॉजिकल डैमेज यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये आपके बढ़ावा देते हैं। तो जो फ्री रेडिकल हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलिसिस और ये आपके चेन रिएक्शन मैकेनिज्म को शो करते हैं। तो फ्री रेडिकल मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वाला रिएक्टिव स्पीशीज। फ्री रेडिकल जो है बच्चों इट इज़ एन एटम और मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इज हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट टर्म इज फ्लक्स. It is a substance added during metallurgical processes to remove impurities from ores by forming a fusible slag. जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यूज्ड एज फ्लक्स. तो जो फ्लक्स है आपका ये मेटलर्जी में यूज़ होने वाला एक सब्सटेंस है जो कि ओर से इम्प्योरिटीज़ जिसको हम गैंग कहते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है ताकि स्लैग फॉर्म हो सके. तो ये आपका इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, स्लैग फॉर्मेशन में हेल्प करता है और मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का आपका पार्ट है. टाइप्स ऑफ फ्लक्स की बात करें तो एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स होता है. अगर एसिडिक फ्लक्स है तो ये बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है. एग्जाम्पल हो गया SiO2. अगर बेसिक फ्लक्स है तो ये एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा जैसे कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो आयरन एक्सट्रैक्शन में ये रोल प्ले करता है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 ये बना लेगा आपका स्लैग दैट इज CaSiO3. CaSiO3 क्या है? ये आपका स्लैग है. तो जो फ्लक्स है बच्चों ये क्या है? इसमें आपका बनता है स्लैग. तो स्लैग क्या हुआ? फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटीज़. ये ओर से इम्प्योरिटीज़ को हटा लेगा और क्या बना लेगा? फ्लक्स, स्लैग. तो स्लैग मोल्टन होता है और इजीली सेपरेट हो जाता है. प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को इजी बनाता है आपका. सो फ्लक्स
रिमूव करता है इम्प्योरिटीज़ को, बनाता है फ्लैग, यूज़ होता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, और इसमें हमने दो टाइप्स देखे, एसिडिक और बेसिक। तो फ्लक्स मतलब इम्प्योरिटी फिक्सर। तो फ्लक्स जो है इट इज़ अ सब्सटेंस एडेड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज बाय फॉर्मिंग अ फ्यूजिबल स्लैग। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे सामने फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड एट अ गिवन प्रेशर, यूजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में जाएँ तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में जाएँ तो 273 केल्विन होता है। सो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड सॉलिड फेज में चेंज होगा इसमें। इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सॉलिड और लिक्विड इसमें दोनों इक्विलिब्रियम फेज में आपके होते हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कि प्रेशर चेंज होने पर फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। प्योर सब्सटेंसेस का फिक्स्ड फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इम्प्योरिटीज ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सोल्यूशन चैप्टर कि अगर इम्प्योरिटीज़ को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लिक्विड टू सॉलिड का कन्वर्जन, फिक्स्ड होता है प्योर सब्सटेंसेस के लिए, अफेक्ट होता है प्रेशर और इम्प्योरिटीज से, और इक्वल है आपके किसके, मेल्टिंग पॉइंट के। तो फ्रीजिंग मतलब लिक्विड बिकम्स सॉलिड। सो इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड एट अ गिवन प्रेशर। नेक्स्ट टर्म इज फेरोमैग्नेटिज्म. It is the property of certain substances in which their magnetic moments align parallel to each other, producing strong permanent magnetism. जैसे कि हमारे आयरन, कोबाल्ट, निकल फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म बच्चों वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि कुछ सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिना भी मैग्नेटाइज्ड रह सकते हैं। एग्जांपल हमने देख ही लिया, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट्स पैरेलली अलाइंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ये शो करते हैं, और परमानेंट मैग्नेट्स बन सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा डोमेन थियरी के थ्रू समझें तो मटेरियल छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि डोमेन्स में, और डोमेन्स सेम डायरेक्शन में अलाइन होने पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, यानी कि जिसको हम कहते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जिसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है और मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाता है। इस पॉइंट को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जिसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा और मटेरियल वापस से पैरामैग्नेटिक बन जाता है। सो फेरोमैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करता है, पैरेलल अलाइनमेंट होता है स्पिन्स का, परमानेंट मैग्नेट्स बन जाते हैं, और इसमें हमने क्यूरी टेम्परेचर भी एक टर्म देखा कि इसके ऊपर जाने पे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वापस से पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। तो फेरो वर्ड का मतलब ही है स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स। सो फेरोमैग्नेटिज्म इज द फिनोमिनन इन विच सर्टेन मटेरियल्स एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेटिज्म ड्यू टू पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स। Next term is ferrimagnetism. It is the type of magnetism in which magnetic moments of atoms are aligned in opposite directions but with unequal magnitudes resulting in a net magnetic moment. Example हो गया इसमें मैग्नेटाइट। तो फेरीमैग्नेटिज्म वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसमें कि मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होती है, इसीलिए नेट मैग्नेटिज्म इसमें आपका प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो अलाइनमेंट है वो ऑपोजिट है, यानी कि एंटी पैरेलल है। फेरो में पैरेलल था, यहाँ पे एंटी पैरेलल है। अनइक्वल मोमेंट्स की वजह से नेट मैग्नेटिज्म इसमें हमें देखने को मिलेगा, और ये भी आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म बट फेरो मैग्नेटिज्म से थोड़ा कम आपके शो करते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, Fe3O4 दैट इज़ मैग्नेटाइट, या फिर फेराइट्स के एग्जाम्पल भी हो गए इसमें आपके, जैसे कि Mg Fe2O4। तो इसमें फेरीमैग्नेटिज्म में बच्चों जो डोमेन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं ये, और क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर ये भी आपके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाएंगे। तो अगर हम
बात करें इसकी डिफरेंस की फ्रॉम फेरोमैग्नेटिज्म, तो फेरोमैग्नेटिज्म में पैरेलल अलाइनमेंट, यहाँ पे आपका एंटी पैरेलल बट इक्वल अलाइनमेंट हमें देखने को मिलता है। तो फेरी मैग्नेटिज्म ऑपोजिट बट अनइक्वल अलाइनमेंट होगा, इसमें नेट मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया मैग्नेटाइट, और ये आपका फेरो और एंटी फेरो के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो फेरी का मतलब हो गया ऑपोजिट बट अनइक्वल बट स्टिल मैग्नेटिक। So ferrimagnetism is the phenomenon in which magnetic moments are aligned in opposite directions but are unequal, resulting in a net magnetic moment. Next term is formality. ये आपका solution का part है, concept है. It is the number of moles of solute, specifically gram formula masses, dissolved in 1 liter of solution. यानी कि number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. इसका formula है F is equals to मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो इसका यूनिट क्या होगा? मोल्स पर लीटर। तो फॉर्मेलिटी सल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बताता है जब सल्यूट का फॉर्मूला यूनिट काउंट किया जाता है, चाहे वो सल्यूशन में डिसोशिएट हो या ना हो। तो फॉर्मूला यूनिट कंसीडर किया जाता है इसमें। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये यूज़फुल है जो कि आयंस में ब्रेक होते हैं, और डिसोसिएशन को इसमें हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो 1 मोल NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन विल गिव 1 फॉर्मल, यानी कि 1F। चाहे NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाए या ना हो, फॉर्मेलिटी सेम ही रहेगी। तो मोलैरिटी से सिमिलर है ये आपका, बट डिफरेंट है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये यूज़ होता है बेसिकली, और रियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़ को डायरेक्टली शो करता है। तो जो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मूला यूनिट पर लीटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़फुल है। डिसोसिएशन को इसमें हम इग्नोर करते हैं, और इसका यूनिट क्या है? F, दैट इज़ फॉर्मल। तो फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मूला यूनिट्स पर लीटर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ, एंड दैट इज़ फॉग। फॉग क्या है बच्चों? अब it is classified as a colloidal system, that is aerosol, under which water droplets यानी कि dispersed phase are dispersed within a gas, specifically air, जिसको हम कहेंगे dispersion medium। dispersed phase हमेशा dispersion medium में ही spread होता है। सो आपका जो fog है, fog एक टाइप का colloid है, यानी कि aerosol है, जिसमें tiny water droplets एयर में dispersed होते हैं। तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज वाटर है जो कि लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम एयर है जो कि गैस है, और विजिबिलिटी इसमें ये आपका विजिबिलिटी को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। तो ये आपके टाइप ऑफ कोलॉइड की बात करें तो एरोसॉल है, यानी कि लिक्विड इन गैस। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो विंटर मॉर्निंग्स में हमें फॉग देखने को मिलता है। क्लाउड्स वो भी सिमिलर नेचर ही शो करते हैं। तो लाइट स्कैटरिंग होता है फॉग से, यानी कि ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ह्यूमिडिटी हाई होने पर फॉर्म होता है। ट्रांसपोर्ट और विजिबिलिटी पर ये इफेक्ट अपना डालता है। तो फॉग लिक्विड एंड गैस कोलॉइड है, एरोसॉल है, एरोसॉल का टाइप है। ये रिड्यूस कर देता है विजिबिलिटी, और ये आपके टिंडल इफेक्ट को भी शो करता है। तो फॉग मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स इन दी एयर। सो फॉग is a colloidal system in which liquid droplets of water are dispersed in air. Now next term is fluid. It is a substance that can flow and take the shape of its container including liquids and gases. जैसे कि इसमें आपके वाटर और एयर एग्जाम्पल आ गए। तो फ्लूइड बच्चों वो सब्सटेंस होता है जो फ्लो कर सकता है और अपनी शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई? फ्लो करने की प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब इजीली फ्लो कर जाता है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। इट इंक्लूड्स लिक्विड्स और गैसेस। इसमें लिक्विड गैस दोनों ही आते हैं, यानी कि लिक्विड और गैस दोनों ही आपके कैसे हैं? फ्लूइड इन नेचर हैं। तो टाइप ऑफ फ्लूइड की बात करें तो लिक्विड आ गया जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता, और गैस की बात करें तो उसमें ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो एग्जाम्पल्स इसमें हमारा आ गया वाटर जो कि लिक्विड है, एयर जो कि गैस है। अब इसके अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें बच्चों फ्लूइड की, तो विस्कोसिटी ये आपकी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई, यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो जो कि विस्कोसिटी होती है ये वो शो करते हैं। इनमें डेंसिटी होती है यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये आपके इनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है दैट इज़ प्रेशर। इनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं, विस्कोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर।
सो फ्लूइड वो है जो कि फ्लो करते हैं, इनका फिक्स शेप नहीं होता है। दे इंक्लूड्स लिक्विड एंड गैसेज और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी, विस्कोसिटी, डेंसिटी और प्रेशर। तो फ्लूइड मतलब फ्लो करने वाला सब्सटेंस। So fluid is a substance that can flow and does not have a fixed shape, taking the shape of its container. अगला टर्म है fission. It is the process in which a heavy atomic nucleus splits into two or more smaller nuclei. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई में डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है, अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये एग्जांपल हो गया स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। तो ये आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये रिएक्शन आपके यूज़ होती है बेसिकली। अगला टर्म है फ्यूजन। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस। फिजन में क्या था बच्चों, वहाँ पे जो एक हेवियर न्यूक्लियाई था वो दो या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो रहा था, लेकिन फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो आपके दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक हेवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे कि फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर टू फॉर्म हीलियम। ये आपका एग्जांपल है किसका, फ्यूजन रिएक्शन का। सो न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कि दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो याद रखिएगा लाइट न्यूक्लियाई का कॉम्बिनेशन इसमें हमें देखने को मिलेगा, ह्यूज एनर्जी रिलीज होगा। तो जो मास है और एनर्जी का कन्वर्जन होता है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि E=mc², इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। कंडीशंस की बात करें तो वेरी हाई टेम्परेचर सबसे पहला कंडीशन है, मिलियंस ऑफ केल्विन। हाई प्रेशर इसमें हमें देखने को मिलता है, ये भी एक कंडीशन होती है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम करना पड़ता है, तब जाके जो आपके छोटे न्यूक्लियाई हैं उसको कंबाइन करवा के एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया जाता है। सन में फ्यूजन रिएक्शन आपका देखने को मिलता है, साथ ही साथ में हाइड्रोजन बॉम्ब में भी, वो भी आपका फ्यूजन बेस्ड है। सन में अगर हम बात करें तो जो आपका 1H1 है वो बनाता है आपका क्या, 1H2 प्लस एनर्जी का इसमें रिलीज होता है। H क्या है यहाँ पे बच्चों, हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन में ये फिजन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, क्लीन एनर्जी सोर्स है, यानी कि लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट इसमें प्रोड्यूस होते हैं, और फ्यूचर एनर्जी टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ होगा, यानी कि रिसर्च अभी इसमें चल रही है, तो फ्यूचर एनर्जी टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ किए जाने की संभावना है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन लाइट एनर्जी इसमें लाइट न्यूक्लियर का कंबाइन किया जाता है, हैवियर न्यूक्लियर का फॉर्मेशन होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ह्यूज एनर्जी इसमें रिलीज होती है एज कम्पेयर टू फ्यूजन रिएक्शन, एंड इट अकर्स इन स्टार्स। तो फ्यूजन मतलब न्यूक्लियाई का ज्वाइन करना और एनर्जी का बर्स्ट होना, यानी कि एनर्जी का रिलीज होना। सो न्यूक्लियर फ्यूजन आपका क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट भी हमारा फ्यूजन है, बट ये फ्यूजन क्या है, मेल्टिंग से रिलेटेड है। So it is the process in which a solid changes into a liquid at a specific temperature called its melting point, जैसे कि melting of ice into water, ये आपका फ्यूजन है। तो फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होगा, हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंड इट अकर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। ये फिक्स टेम्परेचर पे होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। जो भी लिक्विड है उनका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, जो सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, फिक्स होगा। तो जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है कहाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका एग्जांपल और भी हो गया, जैसे कि वैक्स का मेल्टिंग, वो भी आपका फ्यूजन प्रोसेस हो गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान। एनर्जी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में यूज़ होती है, और इसका रिवर्स क्या हुआ, हमने पढ़ा था, इसका रिवर्स हो गया आपका फ्यूजन का रिवर्स, फ्रीजिंग। सो फ्यूजन में क्या है, सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग हीट एब्जॉर्प्शन, और लेटेंट हीट का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल आपका होता है। तो फ्यूजन मतलब सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड। सो फ्यूजन यानी कि मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच
A solid changes into a liquid at its melting point by absorbing heat. नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. केमिकल काइनेटिक्स में हम इसे देखते हैं. इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर 1. इनकी रेट लॉ क्या कहता है? रेट इज इक्वल्स टू के अंडर स्क्वायर ब्रैकेट ए. यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो H2O2 विल डिसोशिएट इनटू H2O प्लस O2. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है बच्चों, वो रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्शन रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर 1 है, तो रेट इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर 1. यानी कि सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इसमें आपकी इंपॉर्टेंट होती है. तो ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा. तो यहाँ पे जो हमने रेट लॉ देखा, दैट इज रेट इज इक्वल्स टू के अंडर स्क्वायर ब्रैकेट ए. तो के क्या है? रेट कांस्टेंट है, और ए क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स आप लोग याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव डिके या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 या फिर H2O2 का डिकम्पोजिशन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर 1 होगा, रेट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है. और ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है, इसको अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन कॉन्सेंट्रेशन. सो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन हुज रेट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट. Next term is formalin. It is an aqueous solution of formaldehyde about 37 to 40%, usually containing a small amount of methanol as a stabilizer. यानी कि फॉर्मेलिन एक एक्वस सोल्यूशन है जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड डिजॉल्व होता है. तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन मतलब फॉर्मेलिन अप्रॉक्सीमेटली 37 to 40% होता है HCHO. मेथनॉल ऐड किया जाता है पॉलीमराइजेशन को रोकने के लिए. तो इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, यानी कि HCHO, वाटर होगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ मेथनॉल इसमें होगा. इसके यूज़ की बात करें अगर फॉर्मेलिन की, तो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, और ये आपका साथ ही साथ में केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है. सो फॉर्मेलिन स्ट्रॉन्ग स्मेल आपका देता है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, सो इसको केयरफुली हैंडल किया जाता है. प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए ये आपके प्रोटीन को डीनेचर करके ये उसको प्रिजर्व करने का, जो भी आपका स्पेसिमेन है उसको प्रिजर्व करने का ये आपका काम करता है. सो फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन है, 37 to 40% कॉन्सेंट्रेशन होता है इसमें. ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है और इसका टॉक्सिक नेचर होता है. तो फॉर्मेलिन मतलब फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन. So it is a solution of formaldehyde about 37 to 40% in water, often containing a small amount of methanol as a stabilizer. Next term is fractional distillation. It is the process of separating a mixture of liquids based on differences in their boiling points using a fractionating column. यानी कि जो liquid के mixture हैं उनमें से उनको separate करना based on their difference in boiling points by using fractionating column is known as fractional distillation. जैसे कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही होता है. सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है. तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे लिक्विड्स के, रिपीटेड वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इसमें परफॉर्म किया जाएगा, और एफिशिएंट सेपरेशन है ये आपका सिमिलर लिक्विड्स के लिए. तो इसमें जो अपैरेटस यूज़ करेंगे उसमें होगा हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, कंडेंसर और रिसीवर. अब इसके अगर वर्किंग की बात करें तो मिक्सचर को सबसे पहले हम हीट किया जाएगा, लो बॉइलिंग कंपोनेंट पहले वेपराइज हो जाएगा, कॉलम में आपके मल्टीपल कंडेंसेशन वेपराइजेशन साइकिल्स होते हैं, और फिर उसके बाद जो प्योर कंपोनेंट है वो अलग कलेक्ट आपका हो जाता है. तो ये आपके क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में यानी कि पेट्रोलियम फ्रैक्शंस में आपका यूज़ होता है. साथ ही साथ में एक और एग्जांपल है अल्कोहल वाटर के सेपरेशन में भी आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है. सो ये आपका क्लोज बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है. कॉलम एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड इट इज़ बेटर देन सिंपल डिस्टिलेशन. सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स है विच इज़ बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स, और इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ किया जाएगा.
So fractional distillation is the process of separating a mixture of liquids having close boiling points using a fractionating column. Next term is fuel. Fuel क्या है? So it is the substance that produces energy, usually heat, when it undergoes combustion. यानी कि जब बर्निंग होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो फ्यूल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मीथेन का. सो फ्यूल वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो कि बर्न होने पर एनर्जी यानी कि हीट और लाइट रिलीज करते हैं और इस एनर्जी को हम यूजफुल वर्क के लिए यूज़ करते हैं. तो कंबर्शन से एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट या लाइट एनर्जी में, और डेली लाइफ और इंडस्ट्री में इसका आपका यूज़ होता है. टाइप्स ऑफ फ्यूल की बात करें तो सॉलिड फ्यूल हो गया जैसे कि कोल वुड हो गया, लिक्विड फ्यूल्स हो गए जैसे कि पेट्रोल और डीजल, और गैशियस फ्यूल्स हो गए जैसे कि आपके एलपीजी और सीएनजी. तो एग्जांपल्स आप लोग इसके याद रखिएगा, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस. अब अगर हम एक गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, इजी अवेलेबिलिटी होना चाहिए, लो पोल्यूशन ये कॉज करे, साथ ही साथ में इसका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज भी इजी होना चाहिए. सो फ्यूल जो है वो आपके एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस हैं. टाइप्स हमने देख ही लिए, सॉलिड, लिक्विड गैस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं और ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट ऑन कंबशन. Our next term is f orbital. It is an atomic orbital with azimuthal quantum number, that is L is equals to 3, present in the f subshell and having complex shapes and orientations in space. Total 7 f orbitals हैं and each orbital can hold maximum 2 electrons. So f orbital atomic orbitals का ही एक टाइप है जो कि f सबशेल यानी कि L is equals to 3 का पार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक रीजन्स में रिप्रेजेंट करता है. तो इसका जो क्वांटम नंबर है दैट इज L is equals to 3. कॉम्प्लेक्स शेप्स यानी कि मल्टी लोब्ड शेप्स हमें ये प्रोवाइड करता है और f सब शेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो कैपेसिटी क्या है, एक ऑर्बिटल की 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है तो टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल f ऑर्बिटल आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स को आपके एकोमोडेट कर सकते हैं. इसके लोकेशन की बात करें तो f ऑर्बिटल्स जो है वो 4th एनर्जी लेवल से स्टार्ट होते हैं. मेनली लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में ये फिल होते हैं, यानी कि f ऑर्बिटल जो आपके f ब्लॉक्स हैं उनमें आपको f ऑर्बिटल्स देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल की बात करें तो 4f ऑर्बिटल यानी कि लेंथेनाइड सीरीज आ जाती हैं इसमें, और 5f ऑर्बिटल में आते हैं आपके एक्टिनाइड सीरीज. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पे अगर हम नज़र डालते हैं तो जैसे कि इसके शेप्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, अनलाइक SPD उनसे हट के इसके शेप्स होते हैं. इसमें ये आपके पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर इफेक्ट भी आपके डालता है. तो f ऑर्बिटल में L इज इक्वल्स टू 3 है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं f ऑर्बिटल, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स को ये एकोमोडेट कर पाते हैं एंड इट इज़ प्रेजेंट इन f ब्लॉक एलिमेंट. So f orbital is an atomic orbital with azimuthal quantum number L is equals to 3, having complex shapes and capable of holding electrons in the f subshell. नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं बच्चों, दैट इज फ्रैक्श प्रोसेस. अभी फ्रैक्श प्रोसेस क्या है? सो इट इज़ एन इंडस्ट्रियल मेथड विच इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सल्फर from underground deposits by melting it with superheated water and bringing it to the surface using compressed air. यानी कि फ्रैक्श प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे अंडरग्राउंड सल्फर को पिघलाकर सरफेस पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो अंडरग्राउंड सल्फर माइनिंग टेक्निक है ये आपका. सुपर हीटेड वाटर इसमें यूज़ होता है और सल्फर मेल्ट करके पंप इसमें हम सल्फर को मेल्ट करके पंप करते हैं. अगर हम इसमें स्टेप्स को समझे थोड़ा शॉर्ट में तो 3 कॉन्सेंट्रिक पाइप्स बोर होल में इंसर्ट की जाती हैं. सुपर हीटेड वाटर नियरली 170 डिग्री सेल्सियस आउटर पाइप से इंजेक्ट होती हैं. सल्फर मेल्ट हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है नियरली 115 डिग्री सेल्सियस, और कंप्रेस्ड एयर से मोल्टन सल्फर सरफेस पर आपका पुश्ड होता है. तो इसका यूज़ क्या हुआ फ्रैक्श प्रोसेस का? प्योर सल्फर प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल सल्फर सप्लाई में यानी कि फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स में के लिए. तो सल्फर का मेल्टिंग अंडरग्राउंड होता है,
प्योर सल्फर ऑब्टेन होता है इसमें, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर इसमें आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो फ्रैक्स प्रोसेस जो है वो सल्फर एक्सट्रैक्शन मेथड है, सुपर हीटेड वाटर इसमें यूज़ होता है, 3 पाइप सिस्टम हमने देखा इसमें, और मोल्टन सल्फर सरफेस पर आपके लाया जाता है। सो फ्रैक्स प्रोसेस is a method which is used to extract sulfur from underground deposits by melting it using superheated water and bringing it to the surface. अब हम देखने वाले हैं बच्चों फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का मास कितना डिपॉजिट हो रहा है या कितना लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमने कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया है इलेक्ट्रोलाइट में। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि m इज इक्वल्स टू जेड क्यू या फिर जेड आई टी, बिकॉज क्यू क्या होता है? आई टी होता है। तो मास यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, q इज चार्ज पास्ड, I is current, T is time and Z is electrochemical equivalent. So Faraday's फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में डिपॉजिटेड या लिबरेटेड सब्सटेंस की क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा करंट या टाइम उतना ही ज़्यादा डिपॉजिशन। तो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन क्या है? चार्ज और मास के, और ये इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक लॉ है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q वेयर m इज इक्वल्स टू ZQ। तो इसमें जो हमने चीज़ें देखी जैसे कि करंट हो गया, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम चार्ज होता है, Z डिपेंड करता है सब्सटेंस पे जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा डिपॉजिशन होगा। एग्जाम्पल देखें तो कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जाम्पल देखते हैं, मोर करंट पास करने पर मोर कॉपर इसमें डिपॉजिट होता है। तो जो आपका फर्स्ट लॉ है फैराडेज का ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, ये क्या है? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, मतलब m इज इक्वल्स टू जेड आई टी। डिपॉजिशन डिपेंड करता है चार्ज पे एंड इट इज़ बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा डिपॉजिशन। सो फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है हमारा ये बताता है कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट टर्म इज फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। It states that when the same amount of electricity is passed through different electrolytes, the masses of substance deposited are proportional to their equivalent weights. यानी कि m1 by m2 is equals to e1 by e2, जहाँ पे m क्या है? mass of substance deposited and e is equivalent weight। यानी कि फैराडे सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में पास किया जाता है तो इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिटेड सब्सटेंसेस के मासेस उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि सेम चार्ज डिफरेंट सब्सटेंसेस, मास जो है वो इक्वल होगा किसके? यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इक्विवेलेंट वेट के। तो डिफरेंट सब्सटेंस का के डिपॉजिशन इसको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट के, यानी कि m1 बाई m2 इज इक्वल टू e1 बाई e2। सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है अलग अलग सोल्यूशंस में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, हैवियर इक्विवेलेंट वेट मतलब मोर डिपॉजिशन एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मेटल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो सेम करंट पास किया CuSO4 और AgNO3 सोल्यूशन में, कॉपर और सिल्वर डिपॉजिशन का रेशो उनके इक्विवेलेंट वेट्स के अकॉर्डिंग होगा। तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हमें पता चला कि सेम इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन होती है, मास जो है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस सब्सटेंस को कंपैरिजन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, मतलब सेम करंट पास किया बट डिफरेंट मास डिपेंड्स ऑन इक्विवेलेंट वेट। सो सेकेंड लॉ जो है फैराडे का वो हमें ये बताता है कि द मासेस ऑफ different substances deposited or liberated by the same quantity of electricity are proportional to their equivalent weight. Next term is Finkelstein reaction. It is an SN2 reaction, so SN2 substitution reaction which is used to convert alkyl chloride or bromides into alkyl iodides
बाय हीटिंग देम विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। इसका जनरल रिएक्शन है RCl और Br इन दी प्रेजेंस ऑफ NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड विल फॉर्म Ri एल्काइल आयोडाइड प्लस NaCl या फिर NaBr रिस्पेक्टिवली आपका बनेगा। सो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें एल्काइल हैलाइड के को दूसरे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया जाता है, स्पेशली आयोडीन सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये आप याद रखिएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन स्पेशली आयोडीन सब्स्टिट्यूशन के लिए होता है। तो हैलोजन एक्सचेंज होगा यानी कि ClBr I से एक्सचेंज हो जाएगा। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है यानी कि SN2 मैकेनिज्म शो करता है और सोडियम आयोडाइड इसमें आपका यूज़ होता है। अब इसमें हमने एसीटोन ही क्यों यूज़ किया, तो NaCl या NaBr एसीटोन में इंसोल्यूबल होते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट की हो जाता है एसीटोन यूज़ करने की वजह से, जो हम पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल में। तो एग्जांपल इसमें अगर हम देखें तो CH3Br प्लस NaI विल फॉर्म CH3I प्लस NaBr। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन के याद रखिएगा कि SN2 मैकेनिज्म शो करता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स बेस्ट रिएक्ट करते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है ड्यू टू प्रेसिपिटेशन। सो इसमें यानी कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, NaI इन एसीटोन इसमें यूज़ किया जाता है, फॉर्मेशन होता है एल्काइल आयोडाइड का एंड इट इज़ एंड SN2, इसमें जो हमें SN2 मैकेनिज्म है वो देखने को मिलता है। सो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है बच्चों, इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच एन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आयोडाइड यूजिंग सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। अगला टर्म है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इट इज़ अ फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सल्फाइड ओर्स बाय सेपरेटिंग वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम गैंग, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, ऑन देयर सरफेस वेटेबिलिटी। यानी कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेथड एक इंपॉर्टेंट मेटोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि सल्फाइड ओर्स को गैंग यानी कि इम्प्योरिटी से सेपरेट किया जाता है। तो इसमें सल्फाइड ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करने का ये मेथड है आपका। ऑयल प्लस वाटर सिस्टम इसमें यूज़ होता है, और पार्टिकल्स फ्रॉथ के साथ ऊपर आ जाता है। तो इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है, सल्फाइड और पार्टिकल्स हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी कि वाटर रिपेलिंग होते हैं, गैंग पार्टिकल्स हाइड्रोफिलिंग यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं, और ऑयल सेलेक्टिवली ओर को अटैच कर लेता है। तो प्रोसेस इसमें क्या हुआ, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, क्रश्ड और वाटर में मिक्स होता है, फ्रॉथिंग एजेंट यानी कि पाइन ऑयल को ऐड किया जाएगा, एयर बबल्स पास की जाती हैं, और पार्टिकल्स फ्रॉथ के साथ ऊपर आ जाते हैं और गैंग सेटल हो जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया जिंक ब्लेंड ZnS और गैलीना PbS। तो इसमें हमें मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए ये यूज़ होता है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ लेयर से ओर सेपरेट किया जाता है और सरफेस केमिस्ट्री में का ये आपका बेस्ड मेथड है। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है सल्फाइड और सेपरेशन मेथड है। इट इज़ बेस्ड ऑन वेटेबिलिटी डिफरेंस, ऑयल प्लस एयर बबल्स इसमें यूज़ होते हैं, और फ्रॉथ कैरी क्या करता है, ओर के पार्टिकल्स। तो फ्रॉथ जो है वो फ्रॉथ के साथ ओर फ्लोट करता है और गैंग इसमें सिंक हो जाता है यानी कि नीचे सरफेस पे चला जाएगा। सो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज़ यूज टू सेपरेट सल्फाइड ओर्स फ्रॉम गैंग बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द वेटेबिलिटी यूजिंग फ्रॉथ फॉर्मेशन। लास्ट टर्म है हमारा इस वीडियो का फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन क्या है, इट इज़ द केमिकल प्रोसेस of introducing fluorine atoms into a compound, usually by replacing hydrogen or other atoms with fluorine। यानी कि फ्लोरिनेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें किसी कंपाउंड या एलिमेंट में फ्लोरीन यानी कि F2 या F एटम इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो फ्लोरीन एटम एडिशन और सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें। हाईली रिएक्टिव प्रोसेस है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है फ्लोरीन का जो इन्वॉल्व है इसमें। टाइप ऑफ फ्लोरिनेशन की बात करें तो दो होते हैं, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन। डायरेक्ट में बात करें तो F2 गैस यूज़ होती है, और इनडायरेक्ट में बात करें तो फ्लोरीन कंटेनिंग रिएजेंट्स यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो मीथेन फ्लोरिनेशन अगर हम देखें तो CH4 प्लस F2 विल फॉर्म CH3F प्लस HF, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो हैं वो फ्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, कंट्रोल्ड कंडीशंस इसमें ज़रूरी होता है, और ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात कर लें फ्लोरिनेशन की तो टेफ्लॉन प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में इसका यूज़ है, रेफ्रिजरेंट्स में फ्लोरोकार्बन्स के तौर पे।
सो फ्लोरीनेशन जो है फ्लोरीन इंट्रोडक्शन प्रोसेस है, हाईली रिएक्टिव हैलोजन है, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शन होता है इसमें, और ये आपका इसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी देखने को हमें मिलता है। तो फ्लोरीनेशन मतलब F एटम्स का ऐड करना। सो फ्लोरीनेशन इज द प्रोसेस of introducing fluorine into a substance by replacing hydrogen or adding fluorine atoms। तो बच्चों ये था केमिकल टर्म्स स्टार्टिंग विथ अल्फ़ाबेट F। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल साइंस क्विज विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी। थैंक यू सो मच।